हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय निहारिका में आपका फिर से स्वागत है। हमने जो हमारे चैनल पे एक इन्फॉर्मेशन डाली थी कि हम लोग बहुत जल्दी ही सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्वेश्चनरी आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ उसी सीरीज़ में सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पहली सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो सीटेट 2019 के पेपर से मैंने स्टार्ट किया है और ये दिसंबर 2019 वाला पेपर है, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 90 तक जो साइंस के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चनरी रियली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफली हमारे पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं और कुछ इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको आइडिया भी लग जाएगा कि वहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्वेश्चनरी को। और क्वेश्चनरी में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि एक्स वे रसायन हैं जो हमारे आमाशय में उपस्थित है। मतलब कोई एक रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है, उसको एक्स नाम दिया है, हमें पता करना है कि वो कौन सा रसायन है, तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स आधिक्य में स्रावित होता है तो ये अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करता है। वाई वे रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो एक्स और वाई क्या है, या हमें ये पहचानना है कि एक्स वो कौन सा अम्ल है या वो कौन सा रसायन है जो आमाशय में प्रेजेंट होता है और जब ये अधिक मात्रा में रिलीज होता है तो उस समय अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। और ऐसी मतलब जो इसके अधिक से क्या हो सकता है, शरीर के अंदर एसिडिटी हो सकती है। उस एसिडिटी को हटाने के लिए, उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम जो एक दूसरा रसायन और यूज़ करते हैं वो कौन सा है वो हमें पहचानना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। और आमाशय के अंदर एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे कहते हैं HCl। ये HCl ही है जो भोजन हमारे आमाशय में प्रेजेंट होता है और भोजन के पाचन में सहायक होता है। लेकिन जब आमाशय के अंदर ये HCl अधिक मात्रा में रिलीज हो जाता है तो इसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है और इस एसिडिटी को दूर करने के लिए हमें एंटा एसिड पदार्थों का यूज़ करना पड़ता है। तो एंटा एसिड पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, अगर मैं बात करूं तो हम मार्केट से इनो लेके आते हैं जो कि एसिडिटी को दूर करता है ना। तो उस इनो के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उस इनो के अंदर पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है जिसे ही हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक प्रकार से क्या होता है, क्षारीय पदार्थ होता है। अब HCl तो अम्ल है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो ये दोनों क्या बनाएंगे, मतलब इन दोनों की रिएक्शन से उदासीन क्रिया होगी और लवण का निर्माण होगा और उससे क्या होगा, एसिडिटी दूर हो जाएगी। तो चलिए हम पता कर लेते हैं कि हमारे ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है एक्स, तो जो है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो वाई है जो एसिडिटी को दूर करता है वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन में कहाँ हमारे आंसर मैच करते हैं। तो ऑप्शन 1 है कि एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई सोडियम कार्बोनेट। तो ये तो गलत हो गया है क्योंकि वाई जो है वो सोडियम कार्बोनेट नहीं है। एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जी नहीं, ये भी गलत हो गया है क्योंकि एक्स तो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। 3 ऑप्शन है एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और वाई है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो हमारा राइट आंसर 3rd ही है, क्योंकि एक्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसके आधिक्य से एसिडिटी बनती है और उस एसिडिटी को दूर करने के लिए एंटी एसिड पदार्थ के रूप में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं। तो हमारा राइट आंसर है जो हमारा है नंबर 3। ठीक है, फिर भी हम ऑप्शन 4 देख लेते हैं क्योंकि देखने हमें चारों ऑप्शन होते हैं। 4th ऑप्शन पे लिखा हुआ है एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये तो गलत हो गया है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा निकल के आ गया। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका मतलब आपको मानव तंत्र जो है सभी के सभी मानव शरीर के सभी तंत्रों को आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स देखे हैं तो मैंने रियली ये देखा है कि तंत्र से रिलेटेड कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन हर पेपर में आपको मिला है। तो आप प्लीज़ मानव तंत्र को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने मानव तंत्र वाली सीरीज़ ही अभी चल रही है, मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे तंत्र करवाए हैं, कुछ बाकी हैं जो मैं करवाऊँगी। तो आप प्लीज़ वहाँ से भी तंत्र को अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपना एक क्वेश्चन बहुत मजबूत कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया
बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है। यहाँ हमें 4 ऑप्शन में से ये पहचानना है कि किस जगह पे बैक्टीरिया का यूज़ नहीं हुआ है। तो पहला ऑप्शन है दही बनने में। तो दही बनने में तो लैक्टोबैसिलस अम्ल, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो दही बनने का कार्य करवाता है ना, वो दही बनाने मतलब दही को बनाता है, ठीक है। तो दही बनने में तो जीवाणु या बैक्टीरिया का यूज़ होता है। बैक्टीरिया का नाम भी मैंने बता दिया है, लैक्टोबैसिलस। डबल रोटी पकने में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। गन्ने के रस के किण्वन में, तो गन्ने के रस के किण्वन में किसी भी प्रकार के जीवाणु या बैक्टीरिया का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में नाइट्रोसोबैक्टर जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है। तो गन्ने के रस के किण्वन में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, थोड़ा जीवाणु से रिलेटेड, बैक्टीरिया से रिलेटेड भी आपको कहीं से चैप्टर पढ़ना है, और जहाँ से हो सकता है बैक्टीरिया की आप अधिक से अधिक जानकारी रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। जो 4 दे रखे हैं उन 4 में से आपको एक अलग को निकालना है। तो बात करते हैं, पहला ऑप्शन है वनो उन्मूलन। तो वनो उन्मूलन तो एक अच्छी प्रक्रिया है, एक अच्छा कार्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएंगे तो उससे पर्यावरण प्रदूषण की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, ठीक है। मरुस्थलीकरण और वनो उन्मूलन ये दोनों एक जैसे ही मैच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपवर्तन, और फोर्थ ऑप्शन है संरक्षण। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें डिफरेंस को अलग करना है, भिन्न को अलग करें। तो वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण और अपवर्तन ये तीनों ही क्या है, मिट्टी से संबंधित समस्याएं हैं। वनोन्मूलन तो हालांकि मिट्टी की समस्या को दूर करने के लिए, कि जो मिट्टी का अपवर्तन होता है, कटाव होता है, उसको दूर करने के लिए वनोन्मूलन हम का कार्य करते हैं, ठीक है। और मरुस्थलीकरण मिट्टी से रिलेटेड है, अपवर्तन भी मिट्टी से, लेकिन यहाँ पे जो संरक्षण की बात आ रही है वो मिट्टी से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर जो भिन्न ऑप्शन हमें निकाला था वो था संरक्षण, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो कॉमन सेंस के क्वेश्चंस है, तो ये तो आपको अगर अच्छी जानकारी है हर चीज़ की तो आप निकाल ही लेंगे इसका आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो पहले तो क्वेश्चन पेपर में यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं कि लास्ट में क्या पूछ रहा है, सही है या सही नहीं है, सत्य है या असत्य है। तो पहले तो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है कि वो नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो यहाँ 4 ऑप्शन है उन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऐसे ऑप्शन को बाहर करना है जो यहाँ पर 4 से मैच नहीं कर रहा है या जो असत्य है, जो गलत है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है कि पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। जो वही डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो बेसिकली रासायनिक परिवर्तन ही है, एक केमिकल रिएक्शन होती है पाचन, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है सेकंड कि प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। तो जी हाँ, फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल रिएक्शन है, प्रकाश संश्लेषण भी एक रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल श्वसन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, जी नहीं, क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है कि हम प्रयोगशाला के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनाते हैं, मतलब पत्थर के समान छोटे छोटे टुकड़ों में क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। तो वो तो एक भौतिक परिवर्तन हुआ कि आपने किसी द्रव को बॉयल किया और उस द्रव से धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थरों की जैसे सामान की आकृति बन गई, क्रिस्टल बन गए। तो यहाँ तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। तो यहाँ पे हमें पहचानना था कि सही नहीं है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो 3 ऑप्शन है वो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है, लेकिन 4th नंबर का ऑप्शन जो है वो भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज से रिलेटेड है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो गया, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। ये गलत है क्योंकि क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। कणों के साइज के आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, आरोही क्रम पूछा है, यानी असेंडिंग ऑर्डर पूछा है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, ठीक है ना। और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटे की ओर। तो यहाँ आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े की ओर पूछा है। और कणों के साइज यानी मिट्टी के जो कण होते हैं उन कणों के साइज के आधार पे आपको इस पे आरोही क्रम पहचानना है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट में है कि चट्टान में तो आपने देखा है बड़े बड़े कण होते हैं, फिर मृतिका उससे थोड़े छोटे कण होते हैं, फिर रेत बालू उससे भी
छोटे कण होते हैं, तो ये तो अवरोही क्रम बता रहा है, तो ऑप्शन 1 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि पूछा हमसे आरोही क्रम है। नेक्स्ट है मृतिका, मृतिका छोटे कण होते हैं। गाद, गाद के उससे बड़े कण होते हैं, ये गलत हो गया है क्योंकि गाद के तो मृतिका से भी छोटे कण होते हैं, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है गाद, गाद मतलब जो बिल्कुल काली काली मिट्टी होती है ना, जो बारिश के समय में तालाब और वहाँ जमी हुई होती है, तो गाद, फिर उससे बड़े कण मृतिका, मृतिका से बड़े कण रेत यानी बालू, बालू से बड़े कण बजरी, बजरी से बड़े कण चट्टान। तो यहाँ आप ये देखिए कि जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट मालूम हो रहा है क्योंकि गाद यानी काली मिट्टी जिसके सबसे बारीक कण होते हैं, फिर उससे थोड़ी मोटे कण होते हैं मृतिका के, ठीक है, और फिर उससे भी बड़े कण होते हैं रेत यानी बालू जिसमें पानी बिल्कुल नहीं ठहर सकता है, और फिर उससे भी बड़े कण होते हैं बजरी के, और फिर उससे भी बड़े कण होते हैं चट्टान के। तो ये हमारा राइट आंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में है कि चट्टान फिर बजरी, तो ये तो देखो पहले ही कैंसिल हो गया क्योंकि चट्टान जो है वो बड़े कण होते हैं और ये अवरोही क्रम क्यों ले जा रहा है। आरोही क्रम पूछा था तो मिट्टी के कणों के आधार पर हमने कणों के साइज के आधार पर जब मिट्टी को हमने आरोही क्रम में जमाया तो हमारा राइट आंसर जाता है आंसर नंबर 3, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली मत्स्य में क्लोम गिल का होता है। जो मछली है उसके जो गिल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम क्लोम कहते हैं, वो क्या कार्य करते हैं, उसके शरीर के लिए वो क्यों ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 1 कि वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना, तो मछली तो जल में रहती है तो वायु से ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करेगी। सेकंड, जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना, जी नहीं, जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित नहीं किया जाता है ग्लोम या गिल्स के द्वारा। थर्ड, जल में उपस्थित विलेय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना, बिल्कुल हमारा राइट आंसर यही है कि जो मछली है क्लोम है, उस मछली जो है उसके क्लोम या गिल्स के द्वारा वो जल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। यानी अगर हम तरीके से देखें तो मछली के अंदर श्वसन की प्रक्रिया जो है वो क्लोम या गिल्स के द्वारा ही होती है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना, तो जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना वो क्लोम और गिल्स के द्वारा नहीं करती है। यानी मछली के जो श्वसन अंग होते हैं वो उसके क्लोम और गिल होते हैं, जो जल में उपस्थित ऑक्सीजन जो घुलनशील ऑक्सीजन है उसको अवशोषित करती है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। राइट आंसर हो गया हमारा 3, जल में उपस्थित विलेय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको श्वसन तंत्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से जो जीव जंतु हैं उनके अंदर कौन कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप जीव जंतुओं से रिलेटेड उनके सभी श्वसन अंगों को एक बार आप देख लीजिएगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो देखते हैं पहले ऑप्शन 1 की कागज की पट्टिका। तो देखिए कागज की पट्टिका का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये विद्युत की क्या है, कुचालक है। नेक्स्ट है रबड़ की पेटी, तो रबड़ की पेटी का भी यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये भी विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट है लकड़ी की छड़, तो लकड़ी की छड़ का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये भी क्या है, कुचालक है। बात करते हैं ब्लेड, तो ब्लेड तो यहाँ पे क्या है, विद्युत की सुचालक है। तो यदि संयोजक तार नहीं होगा तो इन चारों ऑप्शन में से हम ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए। तो ये विद्युत वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आप विद्युत वाले टॉपिक को भी अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए राइट आंसर हमारा निकल के आ गया है ऑप्शन नंबर 4 यानी ब्लेड का यूज़ हम कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो प्रकाश वाला टॉपिक है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है प्रकाश वाला, क्योंकि हर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रकाश वाले टॉपिक से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे इस पेपर में भी आपको 2 से 3 पेपर प्रकाश वाले टॉपिक में से ही देखने को मिलेंगे। तो आप फिजिक्स में प्रकाश वाला टॉपिक हुआ, विद्युत वाला टॉपिक हुआ, ये ज़रूर आप देख के जाइएगा, या इनकी क्वेश्चनरी आपको जहाँ से मिल सकती है वो आप ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। तो 68 मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। देखिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में ये देख लीजिए कि वो कौन सा दर्पण के बारे में बात कर रहा है। तो बात कर रहा है वो समतल दर्पण। समतल दर्पण जो सामान्य से हम हमारे घरों में कांच का यूज़ करते हैं वही क्या है, समतल दर्पण है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। अभी वो दर्पण से दूरी कितनी है, 5 मीटर, मतलब वो एक दर्पण से 5 मीटर दूर खड़ी है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो समतल दर्पण होते हैं उसमें कोई व्यक्ति जितना दूरी पे
दर्पण से खड़ा होता है उतनी ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब उस दर्पण के पीछे बनता है। भाई जितनी दूरी पे वो खड़ा है ना दर्पण के सामने, उतनी ही दूरी से उसके पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो वे दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब देखिए कि जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे सामने दर्पण है, मैं यहाँ पहले कितनी दूरी पे खड़ी थी, 5 मीटर की दूरी पे खड़ी थी। अब मैंने क्या करा है, 5 मीटर से मैंने 1 मीटर आगे चल ली, यानी कि मैंने दूरी कम कर दी। अब कितनी हो गई है, यानी मैं दर्पण से कितने मीटर दूर हूँ, 4 मीटर। ठीक है, तो अगर 4 मीटर दूर में दर्पण के सामने खड़ी हूँ तो जाहिर सी बात है कि मेरा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी कितनी दूरी पे बनेगा, 4 मीटर पे। ठीक है, और अब अगर आपसे इसकी दूरी पूछी जाए तो अब उसकी, देखो नेक्स्ट लाइन हमारी यही है कि अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है। तो अब आपको क्या काउंट करना है, जो दर्पण से सामने आप खड़े हो वो वाली दूरी काउंट करनी है, प्लस प्रतिबिंब जितनी दूरी पे बना है वो दूरी काउंट करनी है। और मैंने पहले ही कह दिया था क्वेश्चन को पढ़ के कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पे कोई व्यक्ति खड़ा है, प्रतिबिंब भी उसका उतनी ही दूरी पे बनेगा। यहाँ प्रश्न में उलझाने के लिए 5 मीटर दूरी दे रखी है, लेकिन उसमें से फिर 1 मीटर आगे कर दी, यानी 1 मीटर आगे आ गया। तो अब कितनी हो गई, 4 हो गई। तो 4 तो दर्पण के सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसकी दूरी, मतलब व्यक्ति और दर्पण के बीच की दूरी, और फिर दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी भी बराबर। तो कितनी हो गई, 4 और 4 टोटल 8। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 मीटर होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए कि 8 मीटर कहाँ पे है, ऑप्शन 1 में है 1 मीटर, ऑप्शन 2 में है 4 मीटर, ऑप्शन 3 में है 8 मीटर, ऑप्शन 4 में है 10 मीटर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन 3 यानी कि 8 मीटर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, कोई लोलक अगर 3 सेकंड में 30 दोलन करता है तो नीचे दिए गए कथनों में सही कथन को चुनिए। ठीक है, 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन को अगर हम देखें तो ऑप्शन में आवर्तकाल और आवर्ती बता रखा है। तो सबसे पहली चीज़ तो कि हमें मालूम होना चाहिए कि आवर्ती और आवर्तकाल कैसे निकालते हैं। यदि हम आवर्ती की बात करें तो आवर्ती यानी फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कोई वस्तु कितनी चक्कर लगाती है ना, उससे उसकी फ्रिक्वेंसी निकल के आती है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम आवर्ती निकाल लेते हैं। आवर्ती की यदि हम बात करें तो 30 दोलन, यानी कि 3 सेकंड के अंदर उसने कितने चक्कर लगाए हैं, 30 चक्कर लगाए हैं। तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 30/3, क्योंकि चक्कर लगाए गए चक्करों की संख्या कितनी, 30, और समय कितना है, 3। तो जब आप इसको 30/3 से आप इसको इसका सॉल्यूशन करोगे तो फ्रिक्वेंसी आएगी 10 हर्ट्ज, क्योंकि फ्रिक्वेंसी को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। तो आवर्ती कितनी आ गई, 10 हर्ट्ज आ गई, मतलब फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 10 हर्ट्ज आ गई। और अगर आप आवर्तकाल की बात करोगे तो वही चीज़ है कि 1 सेकंड में वो कितना चक्कर लगाएगी ना। आवर्तकाल का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाई जाएगी। तो अब 1 सेकंड के लिए आप निकालोगे तो 10 हर्ट्ज बटे हुए कितने हो जाएंगे, 1 सेकंड, और 1 सेकंड से जब आप आवर्तकाल निकालोगे तो 0.1 सेकंड आंसर आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कि ये आंसर हमारे को किस ऑप्शन में मिलते हैं कि आवर्ती तो हो गई 10 हर्ट्ज और जो आवर्तकाल है वो 0.1 सेकंड आवर्तकाल है। तो ये जहाँ मिल गया वही हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1, इसका आवर्तकाल 10 सेकंड होता है। तो ये तो पहले ही गलत हो गया, हम आवर्ती आगे देखेंगे नहीं क्योंकि आवर्तकाल ही गलत बता दिया। सेकंड ऑप्शन है, इसका आवर्तकाल होता है 0.1 सेकंड, बिल्कुल, तथा आवर्ती होती है 10 हर्ट्ज, बिल्कुल। तो राइट आंसर हमारा यही लग रहा है, लेकिन फिर भी हम अगले 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3, इसका आवर्तकाल 10 सेकंड, नहीं, आवर्तकाल 10 सेकंड नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 4th, इसका आवर्तकाल 0.3 सेकंड, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो चलिए राइट आंसर हमारा हो गया है, राइट आंसर हमारा हो गया है ऑप्शन नंबर 2 कि इसका आवर्तकाल 0.01 सेकंड और आवर्ती जो है 10 हर्ट्ज। आवर्ती कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया। आवर्ती का मतलब है चक्कर लगाए गए चक्रों की संख्या बटे हुए समय। तो यहाँ पे चक्कर कितने लगाए गए थे, 20, और समय कितना दिया था, 3 सेकंड। तो उससे सबसे पहले हमने क्या निकाली, फ्रिक्वेंसी निकाली, जो कितनी आई कि 10 आई। और फ्रिक्वेंसी को किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे कितनी हो गई, 10 हर्ट्ज हो गई। उसके बाद में आपसे पूछा आवर्तकाल, तो आवर्तकाल क्या होता है, 1 सेकंड में लगाया गया 1 सेकंड में लगाई गई चक्कर या 1 सेकंड में लगाया गया पूरा चक्कर। तो 10 हर्ट्ज बटे हुए जब आपने 1 सेकंड किया तो आपका राइट आंसर निकल के आया आवर्तकाल के लिए 0.1 सेकंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, गलत कथन पहचानिए। यहाँ पर आपको गलत कथन देखना है। ऑप्शन नंबर 1, बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। तो देखिएगा ये गलत स्टेटमेंट लग रहा है, क्योंकि बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच में घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। क्योंकि
घर्षण अधिक होगा तो मशीन के भागों के टूटने का डर रहेगा, क्योंकि घर्षण कम होगा तो मशीन बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगी, स्पीड से चलेगी, और उससे क्या होगा कि मशीन के जो पुर्जे होते हैं, मशीन के जो भाग होते हैं, उनके टूटने का डर रहता है। तो यहाँ पर घर्षण कम होता तो ये बात सही थी कि हम बॉल बेयरिंग का यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि मशीन के भागों के बीच में क्या हो, घर्षण कम हो और मशीन अच्छे ढंग से चले, लंबे समय तक चले। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट ही गलत है। फिर भी हम 3 ऑप्शन आगे और देखते हैं। पृथ्वी पर संपर्क में रखे 2 पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल राइट बात है, ये राइट कथन है कि पृथ्वी पर संपर्क में रखे 2 पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि घर्षण बल कहाँ लगता है, जहाँ 2 वस्तुएं आपस में एक दूसरे के संपर्क में हो तो वहाँ पर घर्षण बल होता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, बिल्कुल ये राइट बात है कि लोटनिक घर्षण जो है वो सर्पी घर्षण से कम होता है। किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है, ये भी बिल्कुल सही है कि किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर ही निर्भर करता है। तो ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 ये तो तीनों राइट कथन है, ये तीनों सत्य कथन है। और हमसे पूछा है प्रश्न में गलत कथन, तो सिर्फ एक ही नंबर 1 वाला जो ऑप्शन है वही गलत है। यहाँ पर घर्षण में वृद्धि करने के लिए बॉल बेयरिंग का यूज़ नहीं होता है, बॉल बेयरिंग का यूज़ जो होता है वो घर्षण में कमी करने के लिए होता है। क्लियर है यहाँ पे? और ये बल वाले टॉपिक से पूछा गया प्रश्न है, तो आप फिजिक्स में बल वाले टॉपिक को भी अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से हमें सत्य कथन पहचानना है। तो पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, फिर ही पता करेंगे कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 1 है कि आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। देखिए, ये जो ऑप्शन इन्होंने डाले हैं, ये क्वेश्चंस रिलेटेड हैं धातुओं की सक्रियता क्रम से। अब जिस स्टूडेंट ने अगर धातुओं के बारे में, धातु अधातु के बारे में अच्छे से पढ़ा है, धातु की सक्रियता क्रम को अच्छे से पढ़ा है, तो वो तो इसको इजीली अटेंड कर लेगा। धातु की सक्रियता क्रम में क्या होता है कि जो धातु होती है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक सबसे उच्च सक्रियता दर्शाने वाली धातु, मध्यम सक्रियता दर्शाने वाली धातु और निम्न सक्रियता दर्शाने वाली धातु। ये मैं आपको अभी यहाँ तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं इसके लिए 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी धातु की सक्रियता क्रम का, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस किया है तो वहाँ पर धातु की सक्रियता से रिलेटेड हर पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिला है, तो वो इंपॉर्टेंट बनता है। तो मैं बहुत जल्दी इसका एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेके आने वाली हूँ, तो आप उसको प्लीज़ देखिएगा। और जब आप उसको कि धातु की सक्रियता से रिलेटेड वाला एक क्वेश्चन हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। देखिएगा एक बार, मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि आयरन जो है वो जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। आयरन यानी अगर हम देखें तो ये इस प्रकार की रिएक्शन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, अब इस प्रकार की रिएक्शन कभी नहीं हो सकती। इस प्रकार की रिएक्शन क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि जो आयरन है वो जिंक से कम क्रियाशील धातु है, और तो आयरन जो है वो जिंक से कम क्रियाशील धातु है, इसलिए वो जिंक को क्या है, विस्थापित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार की रिएक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो क्या हो गया, गलत हो गया। फिर ऑप्शन बी जो है वो है जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन ये कह रहा है कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। ठीक है, तो जब हमको इसको देखना है तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल राइट जा रहा है, क्योंकि जो जिंक है ना वो अधिक क्रियाशील धातु है। किसके? कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन है? जिंक है। और जिंक जब कॉपर से अधिक क्रियाशील है तो वो कॉपर को विस्थापित कर सकता है। ठीक है ना, तो ये वाली रिएक्शन तो हो ही सकती है, यानी ऑप्शन बी तो हो सकता है। ऑप्शन सी है कि कॉपर जो है वो आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। जो नेक्स्ट रिएक्शन ये बता रहा है कि कॉपर जो है वो आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। तो देखिए ये रिएक्शन भी नहीं हो सकती, क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन से कम क्रियाशील धातु है। अब देखो मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि ऑप्शन ए में आयरन जो है वो जिंक से कम क्रियाशील धातु है, तो ये जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सेकंड में जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है और ये कॉपर को विस्थापित कर सकता है, तो ये राइट कथन है। ऑप्शन नंबर सी में कॉपर जो है वो आयरन से कम क्रियाशील धातु है, तो ये आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता है, तो ये क्या है, गलत कथन है। और हमसे पूछा क्या है, प्रश्न में सत्य कथन पूछा है, तो सत्य कथन केवल और केवल बी है। तो अब देख लीजिए कि ऑप्शन में केवल और केवल बी
कहाँ है। और इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए मैंने आपको फिर से बता दिया है कि धातु के सक्रियता क्रम आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी धातु अधिक सक्रिय है, कौन सी मध्यम सक्रिय है और कौन सी निम्न सक्रिय है। ठीक है, अगर उनकी सीरीज, उनका क्रम आपको मालूम है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, और मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो जरूर लेके आऊँगी, तो प्लीज़ आप उसको जरूर देखिएगा। चलिए, तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन ए में केवल ए, जी नहीं। ऑप्शन 2 केवल बी, यस यही है। ऑप्शन 3 ए और बी हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि केवल बी ही राइट है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। अब यहाँ पर भी आपको राइट कथन देखना है। ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जा सकता है, तो ये गलत है कथन, ऐसा नहीं हो सकता है। सेकंड है, कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का परिसर 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी नहीं है क्योंकि कमरे का ताप जो है वो -27 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी कथन सही नहीं है। और फोर्थ नंबर है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट कथन है क्योंकि प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो परिसर है वो डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। ठीक है ना, तो एक सेकेंड, हमसे पूछा क्या है, हमसे इससे पूछा है कि राइट कथन क्या है, तो राइट कथन बिल्कुल यही है कि प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। अब मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है। ये आपको जो कथन दिए हुए हैं वो आप 7th क्लास की बुक को उठा के देखिएगा, वहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसे ही कथन लिखे हुए मिल जाएंगे। तो आपको अगर साइंस में अच्छे से अच्छे को अटैम्प्ट करना है तो आप 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी की बुक्स को एक बार रीड करके चल जाइए, काफ़ी कुछ क्वेश्चन आप वहाँ पे पेपर में अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर पूछ रहा है कि सही कथन बताइए, तो सही कथन है प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर जो है वो डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है गलत कथन पहचानिए। ऑप्शन नंबर 1 है, केरोसिन का कैलोरी मान ऊष्मीय मान कोयले के कैलोरी ऊष्मीय मान से अधिक है, तो बिल्कुल होता है। जो केरोसिन का कैलोरी ऊष्मीय मान होता है वो कोयले के कैलोरी मान से अधिक होता है। कोयले का कैलोरी मान ऊष्मीय मान लकड़ी के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक होता है, बिल्कुल होता है। बायोगैस का कैलोरी मान ऊष्मीय मान एलपीजी कैलोरी ऊष्मीय मान से अधिक होता है, ये भी सही है। सीएनजी का कैलोरी मान ऊष्मीय मान डीजल के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक होता है, ये भी सही है। यहाँ तो चारों ही कथन सही हैं, तो ये यहाँ पे हमें गलत कथन पहचानने के लिए बोला है, लेकिन ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चंस हैं वो उस समय या तो डिलीट किया गया होगा या इस पे बोनस दिया गया होगा। ठीक है ना, तो ये तो ऑप्शन इसमें चारों ही सही हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको यहाँ सॉल्व नहीं करा सकती। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो मैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो फिजिक्स के लिए मैं ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं 10 से 15 क्वेश्चन है, 10 से 15 जो पेपर में कराऊंगी, उन 10-15 क्वेश्चन पेपरों में कहीं ना कहीं फिजिक्स के 1-2 क्वेश्चन हैं, तो उन सभी क्वेश्चंसों को मैं एक साथ बोर्ड पे ही कर पाऊंगी। तो प्लीज़ यहाँ पे मैं 74 नंबर क्वेश्चंस भी छोड़ती हूँ। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कथन पहचानिए, गलत कथन पहचानना है। ठीक है, फर्स्ट है कि पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है, तो जी बिल्कुल, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर गति करती है वो एक तरीके की आवर्ती गति है, क्योंकि वो गोल घूम रही है तो वो एक तरह की आवर्ती गति है। और हमें पहचानना क्या है, गलत कथन है। प्रकाश, सेकंड ऑप्शन है प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है, बिल्कुल प्रकाश की जो गति है वो सरल रेखीय, क्योंकि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। तीसरा ऑप्शन है सितार के कर्वित तार की गति दोलन गति है, बिल्कुल सितार का जो कर्वित तार होता है उसकी गति दोलन गति होती है ना, क्योंकि जैसे आप सितार के तार को ऐसे बजाते हो तो वो बार बार एक आगे पीछे होता रहता है, तो वो दोलन गति कहलाती है। नेक्स्ट ऑप्शन फोर्थ, सभी आवर्ती गतियाँ वर्तुल वृत्ताकार गतियाँ होती हैं, जी नहीं, सभी आवर्ती गतियाँ वर्तुल वृत्ताकार गति नहीं हो सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट के बारे में हमसे पूछा, तो गलत स्टेटमेंट है हमारा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो गति वाले टॉपिक से पूछा गया है, तो आपको सभी प्रकार की गतियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप सभी प्रकार की गतियों को अच्छे से पढ़ रखे हैं अपने, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन भी फटाफट से कर लेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं। अब समतल दर्पण यानी जो मिरर हम घर पे यूज़ करते हैं उसके बारे में हमें बताना है, उसके बारे में हमें राइट स्टेटमेंट यहाँ से निकालना है। ऑप्शन नंबर ए है कि प्रतिबिंब सीधा बनता है,
प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। तो इन चारों में से आपको पहचानना है ना। तो देखिए प्रतिबिंब सीधा बनता है, बिल्कुल पार्श्व परिवर्तन में जो हमारा समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, बिल्कुल ठीक है, ये राइट हो गया। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है क्योंकि आभासी प्रतीत होता है ना, प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। फिर प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, बिल्कुल प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब क्या है समझना है कि पार्श्व परिवर्तित का मतलब है कि जब आप दर्पण के सामने अपने हाथ को ऐसे रखेंगे तो ये हाथ आपको इसी साइड से दिखाई देगा, ठीक है। और मतलब ये हाथ अगर आप राइट हैंड लग रहे हो तो उसके अंदर आपको लेफ्ट हैंड दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देगा, तो वो कहलाता है पार्श्व परिवर्तित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डी, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, तो प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए, सी और डी ये तीन ही स्टेटमेंट सही है। तो अब देख लीजिए कि ऑप्शन में ये तीनों कहाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए में ए बी सी, जी नहीं। ऑप्शन नंबर 2 में ए सी डी, हाँ, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही है, क्योंकि प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण में सीधा बनता है, प्रतिबिंब जो है वो पार्श्व परिवर्तित होता है, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पर हमें ये टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस हैं, तो टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस कॉमन सेंस पे भी रिलेटेड होते हैं, कुछ अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइंस के नेचर के बारे में ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है विज्ञान सीखने का अंत्य विषयक क्षेत्र है, तो बिल्कुल विज्ञान जो है वो सीखने का अंत्य विषयक क्षेत्र है, इससे हम और दूसरे सबसेट भी रिलेटेड करके पढ़ते हैं। विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, बिल्कुल विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, विज्ञान में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उसमें नए आविष्कार भी होते जा रहे हैं, तो विज्ञान एक तरीके से स्थायी नहीं है। विज्ञान जो है वो संदेहवाद को बढ़ावा देता है, बिल्कुल विज्ञान में हमेशा संदेह की भावना ही बनी रहती है, ठीक है, कि ये हुआ तो क्यों हुआ, हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है ना। तो विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही बात है। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य, तो यहाँ पर ये विज्ञान की प्रकृति के अकॉर्डिंग नहीं है, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ विज्ञान की प्रकृति के बारे में जो हमसे गलत कथन पूछा गया है वो गलत कथन यही है कि विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य नहीं है, ठीक है। तो ये जो है राइट आंसर हमारा हो गया है, राइट आंसर हमारा हो गया है विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। भाई आप जो NCF 2005 पढ़ते हो, उस NCF 2005 के जब हमने उद्देश्य देखे होंगे आपने, तो उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग की अच्छी विज्ञान की शिक्षा क्या होनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ होनी चाहिए, बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए, विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ होनी चाहिए, कक्षा कक्षीय संस्कृति के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये जो विज्ञान की हमसे NCF 2005 में अगर आपने उद्देश्य को अच्छे ढंग से पढ़ा है तो आपको उद्देश्य पढ़ने के बाद में बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि विज्ञान जो NCF 2005 का मेन उद्देश्य क्या है। तो वहाँ पर NCF 2005 का मेन उद्देश्य है कि जो भी चीज़ हो है ना वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी विज्ञान शिक्षा भी क्या होनी चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वही यहाँ पे राइट आंसर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। विज्ञान की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो भी आज पढ़ाई का सिस्टम है, जो भी हमारा जो टीचिंग चल रहा है वो सब कुछ बच्चे को ध्यान में रख के ही बनाया जा रहा है, उसकी आयु स्तर को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। तो देखिएगा यहाँ पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि एक अच्छी विज्ञान की शिक्षा है और पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है, कि इसमें से कौन सी ऐसी क्रिया है जिसमें हम कुछ कार्य करके देखते हैं, जिसमें हम कुछ प्रयोग करके देखते हैं। मतलब विज्ञान के अंदर आप अगर कोई भी चीज़ कर रहे हो, जो विज्ञान में जो हम 3 उद्देश्य लेते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, उन्हीं उद्देश्य से रिलेटेड है कि ऐसा कौन सा कार्य है, जो 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, जहाँ पर कोई कार्य करके सिखाया जाता है, प्रयोग करके देखा जाता है, तो वो हमें इन 4 ऑप्शन में से पहचानना है। तो संज्ञानात्मक, तो संज्ञानात्मक के अंदर हम कार्य को करके नहीं देखते हैं। ऐतिहासिक में भी ऐसा कुछ नहीं होता है। पर्यावरण
संबंधी, पर्यावरण संबंधी में भी ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रक्रियात्मक, यस, प्रक्रियात्मक अगर कोई कार्य हम कर रहे हैं तो वहाँ पर क्रियाकलाप भी होगा और वहाँ पे प्रयोग भी होगा। मतलब प्रक्रिया या प्रोसेस जब भी तो होगा जब आप कुछ करके देखोगे, जब आप कुछ प्रयोग करके देखोगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। ठीक है, कि प्रक्रियात्मक अगर कोई क्रिया हो रही है तो वहाँ पे क्रियाकलाप भी होगा, वहाँ पे प्रयोग भी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से अगर आप वहाँ पढ़ेंगे तो सही तरीके से आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। और कुछ ये आंसर्स आपकी कॉमन सेंस पे डिपेंड करते हैं, आपके अनुभव पे डिपेंड करते हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से इनको अटेंड कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि अनु कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। एक टीचर है अनु नाम की जो कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जा रही है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? ऑप्शन ए, ये बच्चों के मध्य अंत्यक्रिया को प्रेरित करता है। यस, अगर आप भ्रमण में बच्चों को लेके जा रहे हो तो दो बच्चे आपस में बात करेंगे, उनके बीच में इंटरकनेक्शन होगा और वो अंत्यक्रिया करेंगे, प्रेरित होंगे। ठीक है, ये ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये भी कुछ हद तक राइट है। ये बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ा देता है। अगर आप भ्रमण पे लेके जा रहे हो तो बच्चा किसी चीज़ को देख रहा है और देख के की हुई चीज़ें, अवलोकन द्वारा सीखी गई चीज़ें ज़्यादा हमारे माइंड में स्थायी होती है। ये शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है, ये शिक्षक और कक्षा की लय को तोड़ता है। तो देखो, इससे हमसे पूछा है कि सबसे अधिक उपयुक्त इसके अंदर क्या है। तो सबसे अधिक उपयुक्त इसके अंदर हमें लग रहा है एक तो ए, कि ये बच्चों के मध्य अंत्यक्रिया को प्रेरित करता है। ये ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया के कौशलों को बढ़ाता है। तो यहाँ पे कौशल कुछ नहीं बढ़ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो बी हो नहीं सकता। ये बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है, हाँ ये बच्चों के अवलोकन कौशल को जरूर बढ़ाता है। सी यहाँ राइट है। ये शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है, हाँ, कि अगर आप हमेशा टीचर और स्टूडेंट सिर्फ कक्षा ही कक्षा में पढ़ते रहे तो वहाँ पर मतलब ये बाहर निकलेंगे ही तो ही बच्चा कुछ और भी जान पाएगा और उस समय टीचर और स्टूडेंट का एक ले भी टूट सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर निकल के आ रहा है वो है आंसर नंबर 3, ए, सी और डी यहाँ पर उचित कथन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो बच्चों की प्रागैतिक जिज्ञासा का पोषण करना, जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता का मूल्यों का विकास करना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। अब उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन कौन से साइंस के उद्देश्य हो सकते हैं? तो बच्चों की प्रागैतिक जिज्ञासा का पोषण करना, ये तो उद्देश्य सही है। जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, ये भी सही है। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ये भी सही है। अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना, ये सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा जा रहा है वो है 4 नंबर की अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तक परिभाषाओं पर बल देना, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के समा आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? कि बच्चा जो है वो किसी चीज़ को देखकर एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे दो चीज़ों के बीच में समान आलोचना कर सके। तो ऐसा कौन सा कार्य होगा जहां बच्चा एक समान आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा? तो ऑप्शन नंबर ए, बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए कहना। नहीं, इससे तो बच्चा नहीं किसी दो चीज़ों में आलोचना कर पाएगा। बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, इससे भी नहीं हो पाएगा। बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना, ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि जब बच्चे आपस में चर्चा करेंगे और उसके बाद उसे किसी बड़े समूह या किसी बड़े ग्रुप के सामने फिर से साझा करेंगे तो वो दो चीज़ों के बीच में आलोचना कर सकते हैं, समान आलोचना कर सकते हैं। ठीक है, 4th ऑप्शन है शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन। नहीं, ये जब यहाँ शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन हो रहा है तो फिर शिक्षक ही सक्रिय है, वहाँ बच्चे का कोई सक्रियता का रोल नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो है बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 83। एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मन का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। कोई शिक्षक है अपनी क्लास के अंदर एक प्रयोग कर रहा है और उस प्रयोग के अंदर भोजन का नमूना लेकर मन का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करता है। तो निम्नलिखित में से वो जो कर रहा है उससे बच्चे के अंदर कौन सा ज्ञान उत्पन्न होगा? ठीक है ना, बच्चा किस प्रकार की प्रक्रिया करेगा? तो
फर्स्ट है कि ऑप्शन फर्स्ट है सृजन करना, ऑप्शन सेकंड है विश्लेषण करना, ऑप्शन थ्री है अनुप्रयोग करना, ऑप्शन फोर्थ है बोध करना। तो यहाँ पर जब बच्चा किसी चीज़ को देख के, किसी प्रयोग को देख के, किसी प्रदर्शन को देखकर उसको अच्छे से समझ सकता है और उसमें अंतर करना सीख सकता है, तो वो बच्चे के अंदर जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया होगी वो होगी बोध करना, है ना। बच्चे में समझ डेवलप हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हुई है वो है बोध करना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। मतलब ऐसी कौन सी गतिविधि कराओगे जहाँ बच्चा सक्रिय रूप से नहीं होगा, जहाँ बच्चा एक तरह से निष्क्रिय रूप में बैठा रहता है। तो ऑप्शन 1 है विज्ञान क्लब की स्थापना करना। विज्ञान क्लब की स्थापना करने के लिए अगर आप बच्चों को कहोगे तो बच्चा यहाँ पे बिल्कुल सक्रियता से, बिल्कुल एक्टिव से इस पर भाग लेगा। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, जब आप क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करोगे तो बच्चा जब बाहर जाएगा तो उसको बहुत उत्सुकता रहती है हर चीज़ को जानने की, करने की, तो वहाँ पर भी वो क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा। ऑप्शन 3 है विज्ञान का कोना बनाना। विज्ञान का कोना बनाने के लिए कहोगे तो वहाँ पे भी बच्चे सक्रिय रूप में रहेंगे। फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में व्याख्यान सुनना। तो कक्षा में व्याख्यान सुनते समय बच्चा निष्क्रिय रूप में रहता है, कुछ समय तक तो वो बिल्कुल सक्रिय होकर टीचर की बात को सुनता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो निष्क्रियता की ओर बढ़ जाता है। तो कक्षा में व्याख्यान सुनना जो है वो सक्रियता के अधिगम का प्रावधान नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया कक्षा में व्याख्यान सुनना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जा सकता है। कि जो टीचिंग्स मेथड है साइंस के अंदर, तो उसमें जो टीचिंग टूल्स होते हैं उसके बारे में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा टूल है जो आप यूज़ करोगे जिससे विज्ञान के अंदर किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए है अवधारणा मानचित्र, ऑप्शन बी है वर्णन अभिलेख, ऑप्शन सी है पोर्टफोलियो, ऑप्शन डी है सत्र अंतर उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। तो किसी के द्वारा विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जा सकता है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो ऐसी चीज़ें हमें ढूंढनी है जिसमें हम सीखने की कमी का पता लगाने के लिए बनाते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर देखिए कि एक तो ए अवधारणा मानचित्र, ये सही है, इससे आप ना कमी का पता लगा सकते हो। और ऑप्शन नंबर बी ये भी सही है, वर्णन अभिलेख से भी आप किसी का मतलब बच्चे की हम पढ़ने के सीखने में जो कमी रह गई उसका हम पता कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर सी पोर्टफोलियो से कुछ नहीं पता, पोर्टफोलियो से भी हम बच्चे की कमी का पता लगा सकते हैं, सीखने में क्या कमी रही है। तो यह ऑप्शन डी है सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण। सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण से हम बच्चों की कमी का पता नहीं लगा सकते हैं कि उसने पढ़ाई में कहाँ कमी रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ए, बी और सी ही इसके राइट आंसर है। तो ए और बी और सी जिस ऑप्शन में है वही हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए केवल डी ये नहीं हो सकता, ए और डी ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन 3 है ए बी सी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। कि आप क्लास के अंदर जो बच्चों को पढ़ा रहे हो तो बच्चा साल भर में क्या सीख रहा है, बच्चा क्लास के अंदर क्या क्या सीख रहा है, अगर सीख रहा है तो किस गति से सीख रहा है, और अगर वो नहीं सीख पा रहा है तो उसकी क्या क्या कमी रही। तो उसके लिए जो हम स्कूल में यूज़ करते हैं जैसे अवधारणा मानचित्र करते हैं, जहाँ पे बच्चे का एक लेखा रखा जाता है कि इसे कहाँ सीखने में कमी आ रही है, कहाँ ये अच्छे ढंग से नहीं सीख पा रहा है। और वर्णन अभिलेख में भी ऐसा ही बताया जाता है। तो वर्णन अभिलेख, अवधारणा मानचित्र और पोर्टफोलियो जिससे हम बच्चे की कमी का पता लगा सकते हैं, सीखने में कहाँ कमी रहेगी उसका पता लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है। ऐसा कौन सा साधन हम यूज़ करते हैं टीचिंग के अंदर जो सिर्फ अवलोकन पर आधारित है, ठीक है। मौखिक परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए मौखिक परीक्षण में किसी प्रकार का अवलोकन नहीं हो सकता है। लिखित परीक्षण में भी किसी प्रकार का अवलोकन नहीं हो सकता है। कागज पेंसिल परीक्षण, इसमें भी अवलोकन नहीं हो सकता है। वर्णन अभिलेख में अवलोकन हो सकता है। तो अवलोकन आधारित कौन सा हुआ यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 वर्णन अभिलेख, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा आया है वर्णन अभिलेख, ठीक है। बात बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है कि पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है, तो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी है कि अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है कि ऊँट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है, तो ऊँट की ऊन जो है वो कारपेट बनाने में उपयोग नहीं होती है। ऑप्शन डी है पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है, तो पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त नहीं होती, पश्मीना जो है वो बकरी के बालों से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए और बी जहां हमारा राइट आंसर मिल जाएगा वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए में ए और सी ये तो गलत हो गया। ऑप्शन 2 ए और बी बिल्कुल यही है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन 2 ए और बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 88, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। कि यहाँ जो लक्षण दिए हुए हैं उसके आधार पे हमें पहचानना है कि किस जंतु में इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। लंबा मेरुदंड यानी रीढ़, बहुत सी मांसपेशियाँ और आगे को धकेलने के लिए शरीर में अनेक वलयों में मुड़ा हुआ। तो देखिए, तो सर्प में लंबी रीढ़ की हड्डी होती है, बहुत सी मांसपेशियाँ भी होती है और आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों से जुड़ा हुआ भी होता है। फिर भी हम आगे और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 2 केचुआ, तो केचुए में इस प्रकार के कोई लक्षण केचुए में इस प्रकार के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। गोंगा, गोंगा में रीढ़ की हड्डी नहीं होगी। अंकुशक्रमी, अंकुशक्रमी में आगे को धकेलने के लिए शरीर में अनेक वलय नहीं होते हैं। तो सर्प ही एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें ये तीनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। लंबा मेरुदंड, बहुत सी मांसपेशियाँ, आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा हुआ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सर्प। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे क्या पहचानना है कि सही नहीं है। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। तो सीरियसली जो धमनियाँ होती है उसके अंदर ऑक्सीजन यानी शुद्ध रक्त ही होता है। शुद्ध रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जा सकती हैं। बिल्कुल, धमनियों का कार्य यही है कि रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का। धमनियों की भित्तियाँ मोटी होती हैं, बिल्कुल धमनियों की भित्तियाँ मोटी होती हैं। धमनियों की भित्तियाँ प्रत्यास्थ होती है, तो धमनियों की भित्तियाँ भी प्रत्यास्थ होती है। अब यहाँ हमसे पूछा था कि कथन सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो चारों कथन है वो बिल्कुल ही सही है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन उस समय या तो डिलीट किया गया होगा या इस पर बोनस दिया गया होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट चारों ही सही है। ठीक है ना, और यहाँ पूछा हमसे क्या है, सही नहीं है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है। अब यहाँ पर एक साइड दे रखे हैं अम्ल, और वो अम्ल किस भोज्य पदार्थ में मिलेंगे हमें, वो दूसरी साइड हमें भोज्य पदार्थ दे रखे हैं। तो देखते हैं कि एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल की यदि हम बात करें तो एसिटिक अम्ल होता है सिरके के अंदर। सिरका यानी जो हम जब अचार बनाते हैं घर में तो उसमें हम सिरका डालते हैं ना, तो एसिटिक अम्ल कहाँ होता है, सिरका में। अब सिरका कहाँ है, 4th नंबर पे है सिरका, यानी कि ए का तो क्या हो गया, सिरका। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल तो होता है सिरके में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। ठीक है, लैक्टिक अम्ल किस में हो गया, दही में। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल होता है पालक में। और एस्कार्बिक एसिड होता है नींबू में, है ना। तो एसिटिक अम्ल सिरका में, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में और एस्कार्बिक नींबू में। तो इस तरीके का अगर हमें क्रम जहाँ मिल जाए वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखिए ए का फोर्थ कहाँ पे है, नंबर 1 ऑप्शन में ए का दे रखा है, सेकंड हो ही नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है ए का 1, ये भी नहीं हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में दे रखा है ए का 4th, तो हम थर्ड ऑप्शन को ही देखते हैं, शायद यही हमारा राइट आंसर होगा। ए का 4th हो गया, बी का हो गया 1, तो यहाँ पे बी का 1 हो गया। सी का है सेकंड, तो सी का सेकंड हो गया। एस्कार्बिक एसिड, नींबू, हाँ तो थर्ड ऑप्शन। तो चलिए थर्ड ऑप्शन ही हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 30 क्वेश्चन साइंस के अटेंड कर लिए हैं और बहुत अच्छे से हमने इनको क्वेश्चंस किए हैं। कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको बता भी दिया है कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं या इसके आसपास कौन सी चीज़ें पढ़नी है, जिससे इससे रिलेटेड आगे भी आप पेपर में ऐसे क्वेश्चंस कर सको। इस क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये पता चला है कि साइंस के अंदर आपको धातु और अधातु वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। धातु की सक्रियता क्रम वाला जो है वो आपको बहुत अच्छे से देखना है। साथ ही साथ आपको विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक को पढ़ना है, प्रकाश वाले टॉपिक को पढ़ना है, विद्युत, बल, गति, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आप साइंस में इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस भी, आगे आने वाले पेपर में भी आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और वैसे जो मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें मैं लगभग आपको 20 से 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की करवाने वाली हूँ। उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इससे लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपको वहाँ पेपर में देखने को मिलेंगे और इसके अराउंडिंग अगर आप पढ़ते हैं तो आप वहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप कि मेरी ये क्वेश्चनरी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और इसी तरह से मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चनरी बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा और इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।